हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आर यू डूइंग वेल। तो आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में। तो आपको पता है हम इंडस्ट्री 4.0 का ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ हम बनाने वाले हैं। ओके, तो जिसका कोड है 31612 जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 6 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्री 4.0। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्री 4.0 में, अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन का जो वीडियो नंबर 6 है जो मैंने कवर कर दिया है। उसके बाद हमने मेन कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स में जो है वो थोड़ा बहुत हमने जाना था उसमें उसके रिगार्डिंग। ओके, और उसके जो नेक्स्ट पार्ट्स है वो अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फिर आएंगे हम डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्री 4.0 जो वीडियो नंबर 9 में हम कवर करेंगे। ये वीडियो नंबर 8 है। ओके, प्रपोज्ड फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्री 4.0 वो हम वीडियो नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम जानते हैं तो मेन कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्री 4.0, जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट हमने डिस्कस कर दिया, सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज डिस्कस कर लिया जिसमें हमने देखा एडेप्टिव रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स यानी कि साइबर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर देखा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजीज और वर्चुअल रियलिटी। ओके, वो सब हमने देखा, वीआर एंड एआर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इस वाले जो वीडियो में वो हम क्या डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे सिमुलेशन, डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, RTLS एंड RFID टेक्नोलॉजी, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स और मोबाइल टेक्नोलॉजीज। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है उसके प्रीवियस वाले वीडियो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है। ओके, तो प्लीज़ स्किप मत करना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा प्रीवियस वाला तो जाके देख लीजिएगा, उसके बाद मज़ा आएगा इन टॉपिक में। नहीं तो कुछ आपको मज़ा नहीं आएगा, यानी कि कुछ आपको समझन नहीं आएगा, ठीक है, समझ नहीं आएगा। तो सिमुलेशन की अगर मैं सिंपल अगर बात करूँ तो देखो फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश वर्ड्स जो है वो मैं बोलता नहीं हूँ। सिमुलेशन यानी कि क्या है कि एक न्यू पैराडिग्म है, यानी कि एक नया प्रतिमान लागू करने से पहले जो सिस्टम का जो परीक्षण किया जाना चाहिए और रिफ्लेक्शन होना चाहिए और उसका भी ध्यान से विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार जो वेरियस केसेस यानी कि घटना और 3D मोशन सहित विविध प्रकार के जो प्रोडक्ट्स यानी कि प्रोसेस प्लानिंग को बेहतर बनाने के लिए एक वेरियस योजना बनानी चाहिए। ओके, तो ये एक सिमुलेशन है। तो सिमुलेशंस એટલે एक प्रकार की योजना है, बराबर। जो आप सिमुलेटेड एयरक्राफ्ट आप देख सकते हैं, वन टाइप ऑफ सिमुलेशन सिस्टम्स। ओके, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट 3D मोशंस हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसकी एप्लीकेशंस क्या है? तो एप्लीकेशंस है कि भाई सिमुलेशन में जो सिमुलेशन को एडॉप्ट किया जा सकता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग यानी कि परीक्षण, और ऑप्टिमाइजेशन यानी कि अनुकूलन उत्पादन प्रक्रिया में, और ऑप्टिमाइजेशन और फैसिलिटी डिज़ाइन के इम्प्रूवमेंट में भी। ओके, सेकंड वन इस क्या है कि ये असेंबली जो है वो ये असेंबली लाइन बैलेंसिंग को संभालता है और मशीनिंग प्लानिंग की संचालन की गणना करने की जो है वो आवश्यकता रहती है इसमें। और रोबोट का जो ऑपरेटिंग साइकिल टाइम और डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग कौन से करेंसी जो है वो सक्षम बनाता है। ओके, ये सिमुलेशन यानी कि वन टाइप ऑफ हम उसमें एडिट करते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर के मदद से हम एक्चुअल उसका जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है वो हम उसमें सिमुलेटेड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें थोड़ा सा तो वो क्या है कि भाई इन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्री 4.0 सिमुलेशंस कैन बी इवैल्यूएटेड एज अ सपोर्टिव टूल टू फॉलो द रिफ्लेक्शंस gathered from various parameters and changes and enables the visualizations in decision making. Therefore, simulations tools can be used with other fundamental टेक्नोलॉजीज ऑफ इंडस्ट्री 4.0, यानी कि इंडस्ट्री 4.0 के पर्सपेक्टिव में अगर सिमुलेशन का मूल्यांकन एक सपोर्टिव टूल्स के रूप में किया जा सकता है, जिसका अनुसरण किया जा सकता है वेरियस पैरामीटर्स से एक एक परिवर्तन निर्मित होता है। जैसे कि हम निर्णय लेने में जो है वो विजुअलाइजेशंस को जो है वो एक डिसीजन मेकिंग यानी कि सक्षम बनाते हैं। इसलिए इंडस्ट्री 4.0 की जो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी के साथ सिमुलेशन का भी हम टूल को हम उपयोग कर सकते हैं। उसके उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो सिमुलेशन आधारित क्लैड इंटीग्रेशन जो है वो महत्वपूर्ण मापदंडों को बदलकर कई और डिसिमिलर क्लैड सिस्टम्स के काम को सुनिश्चित करता है। ओके, तो इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सिमुलेशन जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकता है कि क्या रोबस्टनेस प्रक्रियाओं को की जो मजबूती है उसमें सुधार करने के लिए है भी या नहीं। विशेष रूप से स्मार्ट कारखानों के लिए जो वर्चुअल सिमुलेशन सिस्टम की मजबूती के अनुसार जो है वो ऑटोनोमस प्लानिंग यानी कि ऑटोनोमस प्लानिंग के मूल्यांकन को जो है वो सक्षम बनाता है। ओके, ठीक वैसे ही अगर हम दूसरी बात करें तो वो है डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो क्या है, तो ओरिजिन ऑफ बिग डेटा, उसका ओरिजिन क्या है कि भाई बिग डेटा जो है वो सेंसर से आता है। जो वीडियो ऑडियो डिवाइस नेटवर्क लॉग फाइलें ट्रांजेक्शनल संबंधी एप्लीकेशंस वेब और सोशल मीडिया द्वारा इसका अधिकांश भाग जो है वो रियल टाइम में उपलब्ध होता है और वो भी बड़े पैमाने पर। ओके, तो बहुत बड़े डेटा जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की जो पहचान करना जो है वो डिफिकल्ट बना देता है। जैसे कि हम आकृति में देख सकते हैं, दिस इज अ बिग डेटा फिल्टर।
ओके। तो वो नेक्स्ट अगर हम थोड़ा और समझे तो वो क्या है, द मेन चैलेंजेस लाइज इन टू कर एक्यूरेटली प्रोसेस इज द कलेक्टेड डेटा सो दैट द राइट इन्फॉर्मेशन फॉर द डिजायर पर्पस कैन बी प्रोवाइडेड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। यानी कि इसकी जो मेन टेक्निक है उसके, ओके, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि मेन चैलेंजेस है यानी कि मुख्य चुनौती एक्यूरेटली डेटा को सही ढंग से संसाधित करने में जो है वो डिज़ायर पर्पस के लिए वो बनाई गई है। ओके, सो उसकी जानकारी जो है वो अप्रोप्रिएट टाइम पर जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिग डेटा एनालिटिक्स एक एडवांस एनालिटिक टेक्निक्स का उपयोग है जो वेरी लार्ज डाइवर्स डेटा सेट्स के अगेंस्ट टेक्निक है जिसमें विभिन्न स्रोतों से स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा और टेराबाइट्स से जीटाबाइट्स तक विभिन्न आकारों में जो है वो शामिल होते हैं। हमें पता है टेराबाइट्स जीटाबाइट्स क्या है, वो वन टाइप ऑफ फाइल की साइज है। ओके, जैसे कि हम पीडीएफ की बात करते हैं, ओके, और जैसे कि हम पीपीटी की बात करते हैं, ओके, वो आप देखोगे तो कुछ एमबी में, कुछ केबी में, या तो फिर वो सब होता है। तो वैसे ही इसकी फाइल का नाम है टेट्राबाइट्स जीटाबाइट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऐसी टेक्निक्स के प्रयोग से जो है वो हिडन पैटर्न्स, ओके, हिडन पैटर्न्स मार्केट की प्रवृत्तियों को उजागर करने में जो है वो मदद मिल सकती है और ग्राहक की प्राथमिकताएं, अननोन कोरिलेशंस और रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन वो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं या तो फिर हम देख सकते हैं। फिर क्या है, वो भविष्य के लिए एक उत्पादन के मुद्दों को रोकने और निवारक कार्यवाही करने के लिए एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और उसके संचालन प्रबंधों के प्रदर्शन की एक पहचान करना संभव बनाता है। ओके, डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स के इम्प्लीमेंटेशंस के साथ इंडस्ट्री द्वारा इन्वेस्टमेंट पर लगभग 15 से 20% जितना बढ़ा हुआ लाभ जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में अपने इंफॉर्मेशन फ्लो को सुविधाजनक बनाने के लिए एडवांस इंफॉर्मेशन और नॉलेजिंग टेक्नोलॉजीज को अपनाना शुरू कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित रियल टाइम के आंकड़े एक बड़ी मात्रा में कई स्रोतों से जमा होती है, और ये जो कलेक्टेड डेटा है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोसेसेस, संचालन और रख रखाव के तो उनकी प्रक्रियाओं को जो है वो एक्सप्लेनेशंस एक एक्सपोनेंशियल स्पीड से जो है वो बढ़ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए। ओके, जो जहां विभिन्न स्रोतों से जो है वो डेटा एकत्रित किया जा सकता है। यह सेंसर एक जानकारी वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन और विभिन्न मशीनरी, पर्यावरण और अन्य काउंटर पार्ट्स कंडीशन यानी कि समकक्ष स्थितियों में जो है वो सहायता करती है जो उत्पादन को प्रभावित कर सकती है, जैसा कि स्मार्ट फैक्ट्रीज में हम देखा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसे सभी डेटा का विश्लेषण कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ ला सकता है ताकि वे पूरी प्रक्रियाओं का अर्थपूर्ण मूल्यांकन कर सकें। नेक्स्ट अगर है वो है तो बिग डेटा इक्विजिशंस यानी कि अधिग्रहण और इंटीग्रेशन फेज यानी कि एकीकरण चरण में RFID रीडर, स्मार्ट सेंसर, RFID टैग, फिर आता है ऐसे वो सब डेटा एकत्र करना जो है वो शामिल कर देते हैं। ओके, बिग डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज कौन रियल टाइम और नॉन रियल टाइम डेटा को क्लीनिंग, ट्रांसफरिंग और इंटीग्रेशंस द्वारा स्ट्रक्चर यानी कि संरचित, ओके, और अनकंस्ट्रक्टेड डेटा यानी कि असंचरित डेटा को जो है वो दर्शाता है। 8 वाला है वो है कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट यानी कि संचार और नेटवर्किंग। ओके, तो कम्युनिकेशंस और नेटवर्किंग को इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से परिभाषित एक फिजिकल यानी कि भौतिक और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यानी कि वितरित प्रणालियों के बीच एक लिंक के रूप में एक्सप्लेन किया जा सकता है यानी कि डिफाइन किया जा सकता है। कम्युनिकेशंस टूल और डिवाइसेस का उपयोग करके मशीनें दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परस्पर क्रिया कर सकती है। ओके, जो कि वास्तविक दुनिया के वातावरण और प्रक्रियाओं में इंटेलिजेंस सेंसर को एक एम्बेडेड करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IIoT, जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स और स्मार्ट नेटवर्क दोनों पर निर्भर करता है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज प्रोसेस में नेटवर्क के लिए एक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को एकीकृत करने में सक्षम बनाता है। दूसरे शब्दों में IIoT यानी कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मुख्य उद्देश्य जो है वो है कंप्यूटर और मशीनों को वास्तविक समझने के लिए
ओके, वो प्रोवाइड करता है वास्तविकता को समझने के लिए। विश्व अनुप्रयोग जो किसी के लिए भी, कहीं से भी, किसी भी चीज़ के लिए कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करता है, कहाँ से भी। ओके, फिर आता है दूसरी ओर, अगर हम देखें तो दूसरी ओर इंटीग्रेशंस के लिए मेन इश्यू वेरियस डिवाइसेस के कम्युनिकेशंस के लिए कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड्स का निर्माण है। कंपनियों को एक और समस्या का भी सामना करना पड़ता है, वो है सिक्योरिटी फोर्स, जैसा कि प्राइवेसी के इश्यू में जो है वो हमें महसूस होता है। सेंसर्स नेटवर्क सेंसर नेटवर्क NFC, RFID और वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए घटती लागत के लिए धन्यवाद IIoT के लिए उपयोग किया जाने वाला कम्युनिकेशंस और नेटवर्किंग का एंगेजिंग औद्योगिक एंड यूजर के लिए एक आकर्षक विषय बन गया है। IIoT की क्षमता महत्वपूर्ण है। सेंसर के माध्यम से वस्तुओं का फिजिकल स्टेटस यानी कि भौतिक स्थिति का निर्धारण और वेब 2.0 टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन उसके ऑपरेशनल डेटा के यूज कलेक्शंस और प्रोसेसिंग का कारण बन सकता है। चीज़ों की स्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में रियल टाइम रिस्पॉन्सेस का रिएक्शन जो है वो देता है। आज बिग डेटा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म के साथ इंटरऑपरेबिलिटी एजेंट बेस्ड सर्विसेज यानी कि सेवाएं, रियल टाइम एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, जो नेटवर्किंग के लिए आवश्यक है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंटेलिजेंस के प्रवेश के परिणाम स्वरूप मैन्युफैक्चरर्स गुणवत्ता बढ़ाने, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में वृद्धि करने में सक्षम हो सकते हैं। ये ज्ञान उत्पादन समस्याओं और डिफेक्ट मैपिंग के मूल कारण का पता लगाने, मशीन के प्रदर्शन की निगरानी और मशीन की फेलियर यानी कि विफलता और डाउन टाइम को कम करने के लिए एक बेटर इंसाइट्स यानी कि बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसलिए IIoT या कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि संचार प्रणालियों को न केवल इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजी के रूप में माना जाता है, बल्कि एक कवर का भी मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें इंडस्ट्री 4.0 टूल की कई विशेषताएं जो है वो शामिल होती है। इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है कि उदाहरण जो है वो भविष्य कहलाने वाला रख रखाव के रूप में दिया जा सकता है। लेगन और लियोन 2011 में उन्होंने संकेत दिया था कि एक स्थायी भविष्य कहने वाला रख रखाव में मोटर रेटिंग, पंपों और वाल्वों की संख्या, बेल्ट की लंबाई, थर्मल इमेजिंग और बेस वाइब्रेशन एनालिसिस जैसी प्रोडक्शन प्रोसेस या मैकेनिकल इवोल्यूशन जो है वो उसमें शामिल है। थर्स यानी कि इस प्रकार इंटीग्रेटेड सिस्टम को सेंसर से प्राप्त हिस्टोरिकल डेटा और अन्य पर्यावरणीय परिस्थिति जैसे कि मटेरियल की गुणवत्ता, अन्य उपयोगकर्ताओं से एकत्रित मटेरियल की कमेंट्स पर विचार करके डेटा को संसाधित करना चाहिए। उसमें अगर हम बात करें तो कलेक्शन को वेब 2.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समर्थित किया जा सकता है और कलेक्टेड डेटा से नॉलेज ट्रांसफॉर्म टू ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नो हाउ एल के कैसे जाने में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स की सहायता की आवश्यकता होती है और जाहिर है कि रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम को दो तरीकों से लागू किया जाना चाहिए। फर्स्ट वन इज डेटा कलेक्शन एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू द मशीन्स और सर्विस यूजिंग नॉलेज इमर्ज फ्रॉम बिग डेटा एनालिटिक्स यानी कि मशीनों को ऑर्डर करना या तो फिर नॉलेज यानी कि ज्ञान का उपयोग करने वाली सर्विस इस बिग डेटा विश्लेषण में उभरी है। फॉर रीजन यानी कि इस कारण से कम्युनिकेशंस और नेटवर्किंग का मूल्यांकन एक इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी यानी कि समावेशी प्रौद्योगिकी के रूप में किया जा सकता है, जो अन्य इंडस्ट्री 4.0 टूल जैसे कि बिग डेटा एनालिटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम सिमुलेशन का कामकाज एक सपोर्ट यानी कि समर्थन करते हैं। नाइन्थ वन इज साइबर सिक्योरिटी यानी कि साइबर सुरक्षा। इंडस्ट्री 4.0 ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए इंटेंसिव डेटा गैदरिंग यानी कि इंटेंसिव डेटा गैदरिंग और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ की आवश्यकता है। इस प्रकार डेटा स्टोरेज और ट्रांसफ़र प्रोसेसेस की सुरक्षा कंपनियों के लिए एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। The security reason, so security should be provided in both cloud technologies, machines, robots and automated systems considering the following issues। यानी कि निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करते हुए क्लाउड टेक्नोलॉजी, मशीन, रोबोट और ऑटोमेटेड सिस्टम दोनों में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। फर्स्ट वन इज डेटा निर्णायक प्रौद्योगिकी की सुरक्षा, फिर आता है गोपनीयता नियम और संचार प्रोटोकॉल का मानकीकरण। ओके, एंड थर्ड वन इज सूचना साझा करने के लिए व्यक्तिगत प्राधिकरण स्तर। फोर्थ वन इज अपेक्षित परिवर्तनों और अनधिकृत पहुंच का पता लगाना और प्रौद्योगिकी प्रतिक्रिया मानकीकृत एल्गोरिथम। ओके, आप देख लेना। उसमें क्या है कि इन मुद्दों के परिणाम से बचने के लिए साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स यानी कि साइबर घटना प्रतिक्रिया, फिर क्रिटिकल ऑपरेशनल रिकवरी यानी कि महत्वपूर्ण संचार वसूली,
फिर आता है ऑगमेंटेशंस लेवल यानी कि प्रतिकरण स्तर का पता लगाने कार्यक्रमों द्वारा एक ऑपरेशनल रिकवरी यानी कि परिचालन वसूली। फिर आता है एंड यूजर एजुकेशन यानी कि अंतिम उपयोगकर्ता शिक्षा। नेटवर्क सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अन्य प्रिवेंटिव एक्शंस यानी कि निवारक कार्यवाही यूजर अकाउंट। फिर आता है फायरवेल इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स और पेनेट्रेशन टेस्ट जो वैल्यूनियरबिलिटी स्कैनर का उपयोग करती है, जो एक्सेस कंट्रोल से होता है। यानी कि हमें पता है कि आपको जो है वो सुरक्षा भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो ये साइबर सिक्योरिटी वही आपको प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपको पता है गूगल जो है वो कितना अपना सिक्योरिटी का जो है वो ध्यान रखता है। ओके, उससे भी अगर एडवांस अगर हम बात करें तो एप्पल आईफोन, हमको पता है एप्पल आईफोन की मुझे लगता है वो ज़्यादातर ऐसा हैक एकदम आसानी से नहीं हो सकता है एज़ कम्पेयर टू गूगल, हमको पता है। ओके, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइवेसी जो है वो बहुत ही हाई लेवल की उन्होंने दी है। अगर हम ऑटोमोबाइल में बात करें तो वैसे ही एलोन मस्क द्वारा निर्माणित टेस्ला कंपनी, ओके, तो आज तक उन्होंने रिकॉर्ड दिया है कि भाई उनकी कार को जो है वो हैक नहीं कर सकता है। हालांकि एक कुछ 27 वर्ष का जो बालक था, ओके, जो कि यंग था, तो उन्होंने हैक कर दी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो एक रखा हुआ है उन्होंने एक कि शायद अगर कोई उनको हैक कर देता है उनकी गाड़ी को, तो वो उसके बदले में 20 करोड़ रुपए उनको देंगे। ओके, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। तो वो सब उनकी एक साइबर सिक्योरिटी है जो उनको कभी कोई उसका लॉक जो है वो तोड़ नहीं सकता। ओके सर, वो सब तो बाद में, अभी हम इंडस्ट्री 4.0 में वापस आ जाते हैं। ધ रियल लाइफ એટલે કે एक वास्तविक जीवन उदाहरण वीबू सिस्टम एजी से कोड मीटर के रूप में दिया जा सकता है कि आईपी यानी कि प्रोटेक्शन मैकेनिज्म सुरक्षा तंत्र सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपी बनाने और रिवर्स इंजीनियरिंग उत्पादन डेटा की चोरी और प्रोडक्ट काउंटरफीरिंग यानी कि उत्पादन जालसाजी को रोकता है। मशीन कोड इंटीग्रिटी फॉइल टेम्परिंग फ्रॉड का एक पता लगाने और साइबर अटैक्स की पहचान को विफल करती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंदर बैठे एक हिडन हुए काउंटर वॉल्यूम प्रोडक्शन को नियंत्रित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल पहचाने गए बैचेस का उत्पादन किया जाता है। संपूर्ण साइबर सिक्योरिटी सिस्टम सर्टिफिकेट का उपयोग करके अनुकूलित दूरस्थ संचार प्रदान करती है और डिजिटल सिग्नेचर के साथ कंबाइन होती है और एंड पॉइंट सिक्योरिटी में सहायता करती है। कौन? तो वो है सेंसर, उपकरण और मशीनें। ओके, फिर हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स। ओके, तो फैलाता है हार्डवेयर आधारित सुरक्षा के लिए एल्गोरिदम, ओके, जिसका नाम है एनक्रिप्शंस एल्गोरिदम। सेकंड वन सेंसर डिवाइसेस और मशीन के बीच भरोसेमंद संचार पर प्रोटोकॉल। डिज़ाइन हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र का उपयोग करने के लिए वो है वो सक्षम होता है। थर्ड वन वो है फ्लेक्सिबल licensing model and authorizations level detections. Fourth one is faster back officer automations with the seamless integrations of license in all leading CRM, ERP and e-commerce system. नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है अपना 10th यानी कि लास्ट वाला RTLS, सॉरी लास्ट वाला नहीं, लास्ट के थर्ड वाला सॉरी, RTLS एंड RFID टेक्नोलॉजीज। तो इसमें क्या है, तो अगर हम बात करें तो स्मार्ट फैक्ट्री में एक एम्बेडेड सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन लॉजिस्टिक के क्रिटिकल ऑपरेशंस को संतुष्ट करके स्मार्ट लॉजिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस और स्टोरेज जैसे कुछ इंफॉर्मेशन लॉजिस्टिक्स है। इन कार्यों में ऑटो आईडी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके ऑर्गेनाइजेशंस के भीतर और कंपनी में वस्तु और संसाधनों की पहचान, स्थान का पता लगाना और स्थिति की निगरानी जो है वो ये सब शामिल है। प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि उत्पादन प्रक्रियाओं और वेरियस एनवायरमेंटल रिसोर्स यानी कि विभिन्न पर्यावरणीय संसाधनों में एकत्रित रियल टाइम डेटा गैदरिंग यानी कि वास्तविक समय डेटा का एकत्रीकरण और इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस के कार्यों के लिए इंटीग्रेशन में जो है वो सहायता करता है और मशीनों और अन्य स्मार्ट डिवाइसेस के स्वनिर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस और रियल टाइम डेटा लोकेशन सिस्टम यानी कि RFID एंड RTLS निम्नलिखित तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस में जो है वो मूल्य उत्पन्न कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशंस, सेकंड वन इज लोकेटिंग एंड थर्ड वन इज सेंसिंग। तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशंस यानी कि पहचान, विशेष रूप से RFID जो है वो सिंगल एंड बल्कि पढ़ने के लिए है। ओके, सेकंड वन इज लोकेटिंग यानी कि पता लगाना, तो वो क्या है RTLS लाइक GPS एंड अदर्स। ओके, फिर आता है सेंसिंग जो क्या आता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर।
इसके संबंध में अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक्स प्रोसेस यानी कि रसद प्रक्रियाओं के लिए आइटम बेस्ड ट्रैकिंग की संभावना, उदाहरण के लिए कंट्रोल ऑफ इनकमिंग गुड्स यानी कि नियंत्रण आने वाले सामान। फिर आता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आवश्यक, जैसे कि कंट्रोल ऑफ करेक्ट पार्ट्स असेंबल यानी कि सही भागों का नियंत्रण अथवा तो असेंबल। ओके, मौजूदा प्रक्रियाओं के लिए ऑटोमेशन और भागों को पुनः निर्माण को जो है वो सुरक्षित करता है। इस प्रकार प्रैक्टिशनर्स यानी कि व्यवसायी स्मार्ट फैक्ट्रीज और प्रोसेसेस के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशंस के लिए RTLS और RFID बेस्ड टेक्नोलॉजीज को व्यापक रूप से अपनाते हैं। जैसे कि मैंने बात किया RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस एंड RTLS यानी कि रियल टाइम लोकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो फर्स्ट वन इज होलोग्राम कंपनी रेको GmbH ने एक स्मार्ट आइडेंटिफिकेशन लेबल लागू किया है जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशंस को आसानी से और विश्वसनीय रूप से सक्षम बनाता है। प्रोडक्ट इट्सेल्फ और ऑन द पैकेजिंग, उदाहरण के लिए अगर बात करें तो प्रोडक्ट इट्सेल्फ और ऑन द पैकेजिंग। सेकंड इज HP डिजिटल मशीनरी प्लांट में उपयोग किए जाने वाले टैग में यूनिक सीरियल नंबर होते हैं, जैसे कि डेटा मैट्रिक्स कोड, QE कोड या तो फिर स्टैंडर्ड बार कोड। थर्ड वन इज अनदर एग्जांपल दिया हुआ है, वो है फर्श की सफाई के लिए एडवांस असेंबली लाइन से एक और उदाहरण दिया जा सकता है अल्फ्रेड कैर्चर GmbH की मशीन, जिसमें RFID चिप के साथ एम्बेडेड QR कोड का उपयोग किया जाता है उत्पादन की सुरक्षा से प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए। इस मामले में डेटा जो है वो पढ़ाया जाता है। इस प्रत्येक वर्क स्टेशन पर विस्तृत निर्देश का पालन करने के लिए मॉनिटर पर दिया जाता है एक विशिष्ट कार्य में केंद्र पर जो है वो निगरानी करने के लिए। The outcomes of RTLS and RFID based systems are apparent as follows. First one is process optimized productions of a product in a large number of versions. Second is enhanced functionalities and flexibility of the assembly line. Third is a high degree of data transparency. And fourth is real-time data flow to enable rapid support for workers. 11th इज सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, जिसमें अगर हम बात करें तो सेंसर और एक्चुएटर्स एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए बेसिक टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को एक कंट्रोल यूनिट प्राप्त करता है जो आमतौर पर माइक्रो कंट्रोलर जो सेंसर और एक्चुएटर्स की निगरानी करता है, जो वास्तविक दुनिया के साथ जो है वो बातचीत करने के लिए आवश्यक है। इंडस्ट्री 4.0 के इंडस्ट्रियल एडेप्टेशंस में एम्बेडेड सिस्टम में इसी तरह एक कंट्रोल यूनिट होती है। कई सेंसर और एक्चुएटर जो फील्ड बसों के माध्यम से कंट्रोल यूनिट में जो है वो जुड़े होते हैं। कंट्रोल यूनिट जो है वो एक ऐसी सिस्टम में सिग्नल प्रोसेसिंग का जो है वो कार्य करती है। औद्योगिक परिस्थितियों के लिए स्मार्ट सेंसर और एक्चुएटर विकसित किए गए हैं। सेंसर सिग्नल के प्रोसेसिंग को संभालते हैं और एक्चुएटर्स इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से जो है वो उत्पादन का करंट स्टेटस दिखाते हैं और करंट है कि नहीं वो भी दिखाते हैं, यानी कि जो सही कार्य करते हैं कि नहीं वो भी दिखाते हैं। ओके, और जो कुछ इश्यू मालूम पड़े तो उसे भी सुधार करते हैं। ये हम देख सकते हैं सेंसर जो है वो सेंसर एंड एक्चुएटर जो है वो कैसे वर्क करता है। सेंसर अगर हम बात करें तो इस फिगर में दिखाया गया है, तो सेंसर जो है वो टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट ए हीट, यानी कि एक वन टाइप ऑफ सेंसर है जो क्या करता है तो भाई हीट को जो है वो डिटेक्ट करता है। उसके बाद वो क्या करेगा, तो सेंसर दिस डिटेक्ट सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर, वो क्या करेगा इसको डिटेक्ट करेगा, उसके बाद ये कंट्रोल सेंटर की तरफ वो मूव अप करेगा। तो वो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, तो कंट्रोल सेंटर सील्स कमांड टू स्प्रिंकल्स। ओके, यानी कि अगर सिंपल बात करो तो ये कोई सेंसर है और यहाँ पर मैंने कुछ सपोज इस सेंसर के ऊपर जो है वो मैंने बर्फ का गोला रख दिया। ओके, तो ये क्या करेगा, अगर हमने ऐसा कमांड दी होगी कि भाई अगर शायद ये बर्फ के कांटेक्ट में आएगा तो ये स्विच ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही बर्फ हम इसके ऊपर डालेंगे तो ये स्विच जो है वो कमांड देगा, यानी कि स्विच को ऑफ कर देगा। नेक्स्ट अगर एक्चुएटर्स का क्या है, तो स्प्रिंकल टर्न्स ऑन एंड पुट आउट फ्लेम। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। शायद बन सकता है कि ये जैसे स्विच जो है वो ऑन या तो फिर जैसे कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर शायद मैंने बर्फ का गोला पुट आउट किया इसके ऊपर सेंसर के ऊपर तो ये शायद स्विच जो है वो चालू हो जाएगी, तो वैसे ये फुहारा जो है वो उसमें से जो है वो वाटर सप्लाई करेगा। ऐसा कुछ अगर सिस्टम होगी तो वो ऐसे वर्क करेगा। ओके फ्रेंड्स, दिस सेंसर्स ट्रांसमिट देयर डेटा टू अ central control unit is via field buses. In this respect, sensors and actuators can be defined as the core elements for embedded systems. यानी कि अगर हम बात करें तो औद्योगिक परिस्थितियों के लिए जो है वो एक सेंसर जो है वो एक
ओके सॉरी, दिस सेंसर जो है वो डेटा को जो है वो सेंट्रल कंट्रोल यूनिट से ट्रांसमिट कर दे, जैसे कि मैंने आपको कहा जैसे कि फील्ड बस। इन दिस रिस्पेक्ट सेंसर एंड एक्चुएटर कैन डिफाइन एज द कोर एलिमेंट्स ऑफ इंटर एम्बेडेड सिस्टम्स। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो वो है इंडस्ट्री 4.0 के एडेप्टेशंस के लिए सेंसर और एक्चुएटर्स के साथ इम्प्लीमेंटेशंस का एक उदाहरण एवेंटिक्स GmbH से प्राप्त इंटेलिजेंस न्यूमेटिक्स से दिया जा सकता है। इस मामले में एडवांस वाल्व यानी कि EV सीरीज को प्यूमेटिक वाल्व सेंसर या तो फिर वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े एक्चुएटर्स के साथ अनुकूलित किया जाता है। यह कनेक्शंस IIoT के एडोप्टेशंस द्वारा एम्बेडेड सिस्टम्स को हाई लेवल कंट्रोल से जोड़ता है, जो AES सपोर्ट्स को लागू करने के लिए डेटा के सीमलेस फ्लो के लिए सभी कन्वेंशनल फील्ड्स और इंटरनेट प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करता है। सेकंड अगर हम बात करें बॉश GmbH से एक और उदाहरण दिया जा सकता है कि सिस्टम आपूर्ति श्रृंखला में प्रोडक्ट की क्वालिटी की निगरानी में सक्षम बनाता है। इस स्थिति में बॉश IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्लाउड सिस्टम से जुड़े इंटीग्रेटेड जो बॉश सेंसर से ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग से लगातार डेटा जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, जो उत्पादन की गुणवत्ता के लिए रिलेवेंट होते हैं। ऐसी टेम्परेचर शॉक्स और ह्यूमिडिटी को जो है वो झटका देते हैं। फिर हम देखेंगे द बेनिफिट्स ऑफ सेंसर एंड एक्चुएटर्स। तो फर्स्ट वन इज संपूर्ण उत्पादन या सर्विस सिस्टम के साथ रियल टाइम ट्रैकिंग। फिर आता है बिग डेटा एनालिटिक्स का समर्थन करने के लिए कंटिन्यूस डॉक्यूमेंटेशंस और डीप लर्निंग सीखना और नॉलेज एक्सट्रैक्शंस है। थर्ड वन इज कंडीशन मॉनिटरिंग यानी कि कंडीशनिंग मॉनिटरिंग के माध्यम से एनरिच्ड सिस्टम्स अवेलेबिलिटी उपलब्ध कराना। ट्वेल्थ वन इज़ मोबाइल टेक्नोलॉजीज़। तो मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ क्या करता है कि इस डिवाइस को पहले ही बार पेश किए जाने के बाद जो मोबाइल डिवाइसेस ने एक महत्वपूर्ण प्रगति की है और अब यह केवल बेसिक कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स से कई अधिक है। ये डिवाइसेस बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने और संसाधित करने के लिए एक इंटरनेट एनेबल करना वो सुनिश्चित करते हैं, और हाई क्वालिटी वाले कैमरे और माइक्रोफोन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो उन्हें फिर से जानकारी रिकॉर्ड करने और ट्रांसमिट करने की जो है वो अनुमति देते हैं। इंडस्ट्री 4.0 एडप्टेशंस में कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के इम्प्लीमेंटेशंस को ध्यान में रखते हुए इनेमिनेटेड ऑब्जेक्ट के यानी कि निर्जीव वस्तुओं से कनेक्टिविटी कंपनियों के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की जो है वो अनुमति देती है। जब मोबाइल डिवाइसेस में इंटरनेट एनेबल हो जाता है और वाईफाई टेक्नोलॉजी से समृद्ध हो जाता है, तो वो अदर प्रोसेसर इक्विपमेंट के साथ जो है वो सेम प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस स्थिति का तात्पर्य यह है कि मोबाइल डिवाइसेस प्रक्रिया से संबंधित डेटा पहले से ही रिसीव कर सकते हो और ट्रांसमिट कर सकते हो, और उपयोगकर्ताओं को रियल टाइम में डिसीजन लेने में समस्याओं का समाधान करने में जो है वो अनुमति देते हैं। ओके, हमको पता है कुछ अगर हम एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करते तो हमें एलो करने का ऐसा कुछ ऑप्शन आता है, तो वही हमें अनुमति देते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए इश्यू क्या आता है, तो इश्यू को अब पहचाना जा सकता है, जैसे कि या तो फिर उसको निपटाया जा सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो सही स्थिति में हायर वेलोसिटी के साथ जो है वो चलती है। मोबाइल उपकरणों का व्यवहारिक रूप से उपयोग किया जाता है और IIoT के माध्यम से प्रोसेस इक्विपमेंट्स, मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स और पार्ट के साथ जो है वो बातचीत करने में जो सक्षम मिलता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो? अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार। ओके देन बाय बाय।